Good afternoon, students. Today we are going to start our unit number 6, that is unconventional machining. Unit 6. Unconventional machining. अनकन्वेंशनल मतलब पहले कन्वेंशनल मतलब क्या होता है? कन्वेंशनल मतलब होता है पारंपरिक तरीके से मशीनिंग प्रोसेस करना, ठीक है। अनकन्वेंशनल मशीनिंग क्या होता है? अपारंपरिक तरीके से, है ना। मतलब ये थोड़ा सा मेथड जो रहेगा वो एडवांस मशीनिंग प्रोसेस में रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कन्वेंशनल मेथड रहता है ना, वो क्या करता है, कटिंग टूल जो हमारे पास में होता है, कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है, पहले हम कन्वेंशनल मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, ये कौन कौन से कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस होते हैं जो हमने पढ़ा ना, लेथ मशीन में, ये लेथ में जो मशीनिंग हम करते हैं वो कन्वेंशनल मेथड है। ग्राइंडिंग कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। शेपर में जो हम काम करते हैं वो कन्वेंशनल मेथड है। बोरिंग हमारा कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। इसके आगे फिर मिलिंग, मिलिंग कन्वेंशनल मेथड में आता है, ठीक है। तो अनकन्वेंशनल, ये सारी चीज जो भी अभी अभी तक हम पढ़ रहे थे वो सारे के सारे कन्वेंशनल मेथड के ही प्रकार हैं, ठीक है। इसमें और जब एडवांस होता जाता है मशीनिंग प्रोसेस तो वो अनकन्वेंशनल में आ जाता है, ठीक। तो कन्वेंशनल मेथड में होता क्या है कि ये जो मशीनिंग प्रोसेस रहता है, आपने देखा है कि इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम कट करके इस शेप में लेकर के आ रहे हैं। तो क्या होता है, ये कैसे होता है, हमारे पास एक औजार होता है, ठीक है, जिसको हम टूल कहते हैं। ये हमारा वर्क पीस है। ये टूल से हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, ठीक है। कट करने में हम क्या करते हैं, इसकी जो नोक रहती है वो वर्क पीस से आके टकराती है और इसको फाड़ने का काम करती है, वर्क पीस को फाड़ने का काम करती है। तो वर्क पीस कैसे फटता है, आपको सभी को पता है, विद द स्ट्रेस। क्या होता है, यहाँ पर जब टूल जो है वर्क पीस से टकराता है तो वहां पर एक तनाव बनता है, स्ट्रेस, है ना। वो तनाव बनता है और वो तनाव धीरे धीरे बढ़ते जाता है, जिसके वजह से वर्क पीस जो है वो टुकड़े टुकड़ों में कटना शुरू हो जाता है। तो जो कन्वेंशनल, जितने भी कन्वेंशनल मेथड है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर के ऊपर निर्भर करते हैं कि इट यूटिलाइजेस द एबिलिटी ऑफ द कटिंग टूल टू द स्ट्रेस द मटेरियल बियॉन्ड द यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा है, हुक्स लॉ, ठीक है, सभी को पता है। स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में कर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेन होता है और यहाँ पर स्ट्रेस होता है। यहाँ पर एक तरफ एक समय तक सीधी लाइन जाती है और उसके बाद वो लाइन सीधे जा करके और फिर यहाँ पर ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन में यील्ड पॉइंट आता है, आप सभी को पता है, आप लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा भी होगा। तो यील्ड पॉइंट के आगे तक हम जब किसी भी वर्क पीस के ऊपर टूल के द्वारा दबाव बनाते हैं तो वो क्या होता है, वर्क पीस जो है, वर्क पीस का वो टुकड़ा जहां पर दबाव हम बना रहे हैं वो टूट करके अलग होना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रिंसिपल के ऊपर कन्वेंशनल मेथड बनता है। तो क्या होता है, क्योंकि हम स्ट्रेस बना रहे हैं, ठीक है, इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हमने टूल को इसमें यहाँ से कटिंग स्टार्ट कर दी हमने। तो क्या होता है, जब ये इस पॉइंट पे कटिंग हो रहा है, ओके, तो दबाव बनने की वजह से क्या होता है, ये जो आसपास के एरिया रहते हैं जहां पर इंटरसेक्शन नहीं है वो भी काफी दबाव में आ जाते हैं। तो यहाँ से कटिंग शुरू हो गया और हमको काटना इसको नहीं है ना, सिर्फ ऊपर की एक लेयर निकालनी है। तो यहाँ पर तो ये पोर्शन कट के निकल जाएगा, मगर ये बाकी जो दबाव जो तनाव में आ गया है, इस तनाव को कहते हैं इंटरनल स्ट्रेसेस, ठीक है। ये कहते हैं इंटरनल, क्योंकि अंदरूनी तनाव बन जाता है, ठीक है। ये अंदरूनी तनाव क्या करता है, इस पार्ट की जो मटेरियल है इसके इस पार्ट को कमजोर कर देता है। और हम क्या करते हैं, टूल को हम आगे लेकर के जाते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे करके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेयर पूरा हम निकाल करके बाहर कर देते हैं। मगर जो उसके नीचे का जो एरिया है जहां पर टूल ने कटिंग की है, उसके नीचे के एरिया जो रहता है वो तनाव, जो भीतरी तनाव रहता है वो तनाव वैसे ही बना रह जाता है, ठीक है।
और ऊपर का जो हमारा काम रहता है वो तो हो जाता है, मगर जो भीतरी तनाव, अंदरूनी तनाव रहता है, वो उसके कारण क्या होता है, जो हमारा वर्क पीस है वो काफी कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह का ड्रॉबैक है, मतलब नुकसानदायक होता है काफी। अब इसमें हम कोई भी प्रोसेस अगर आगे करेंगे तो ये इंटरनल स्ट्रेसेस को जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे, ठीक है, इस इंटरनल स्ट्रेसेस को हमको हटाना जरूरी होता है। तो उसके लिए हमको और मेथड की जरूरत पड़ती है, जैसे हीट ट्रीटमेंट आप लोगों ने पढ़ा है ना, जिसमें टेम्परिंग आता है, अनिलिंग एनिलिंग प्रोसेस आती है ना, मटेरियल टेक्नोलॉजी आप लोगों ने पढ़ा है, मटेरियल साइंस, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा है, उसमें ट्रिपल टी कर्व के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो वो जो ये सब जो कर्व होते हैं, ये सब जो मेथड होते हैं हीट ट्रीटमेंट के, है ना, ऊष्मा उपचार, हीट ट्रीटमेंट मतलब ऊष्मा उपचार। तो इस तरह से हमको उसका उपचार करके हमको इंटरनल स्ट्रेसेस को हटाना पड़ता है। ठीक, तो ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो क्या होता है कि इससे महंगा हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफी महंगा हो जाता है। महंगा होने के बाद जो हमारी लागत बढ़ जाती है, लागत होने के बाद भी क्या होता है कि कई बार हमारा ये वर्क पीस है ना फेल हो जाता है, खराब हो जाता है कई बार, ये बहुत नुकसानदायक होता है। तो जब हमारे वर्क पीस में लगने वाली लागत काफी ज्यादा होती है, जैसे काफी महंगा होता है, तो उस दौरान हम इस तरह के मेथड, कन्वेंशनल प्रोसेस का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमको कैसा प्रोसेस चाहिए, ऐसा प्रोसेस जो मशीनिंग तो करे मगर इस तरह के डिफेक्ट्स पैदा ना करे। ये मैंने सिर्फ एक डिफेक्ट बताया है इंटरनल स्ट्रेसेस के बारे में, इसमें और भी कई प्रकार के डिफेक्ट्स हो जाते हैं। जैसे कि इसमें प्रॉब्लम क्या, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कन्वेंशनल मेथड में, पहला तो ये मैंने बताया इंटरनल स्ट्रेसेस के बारे में। दूसरा क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स ड्राइंग है, उसको मशीनिंग करने में हमको काफी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, उसको, और जरूरी नहीं है कि मतलब मशीनिंग के द्वारा, कन्वेंशनल मेथड के द्वारा हम उस कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को एज इट इज बना पाए। ठीक, दूसरा हमको इनको बनाते समय काफी एक्यूरेसी की मेंटेन करना पड़ता है ना, हाई एक्यूरेसी रिक्वायर्ड रहती है। ओके, और तीसरा चौथा होता है डिफिकल्ट ज्योमेट्री जिसकी रहती है। डिफिकल्ट ज्योमेट्री आप लोगों ने कई सारी एमडी के ड्राइंग्स बनाए हैं, असेंबली ड्राइंग बनाई है। ठीक है, तो इस तरह की कोई ज्योमेट्री जो रहती हैं, जो काफी टफ होती हैं, उनको बनाने में हमको, कन्वेंशनल मेथड के द्वारा बनाने में हमको काफी दिक्कत आती है। ठीक है, तो क्या होता है कि, और तीसरा पांचवा कारण एक यह है कि हार्ड मटेरियल जो काफी हार्ड रहते हैं, है ना, हार्ड एंड टफ जो मटेरियल होते हैं, उनको भी कन्वेंशनल मेथड के द्वारा जब हम उसमें काम करते हैं तो हमको बहुत मेहनत लगती है, और कई बार हमारा वर्क पीस फेल हो जाता है, मतलब टूट जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, इन सारी ड्रॉबैक्स से बाहर आने के लिए हमको कोई एक ऐसा मेथड चाहिए था जो महंगे ऑब्जेक्ट्स को संभाल करके उसके ऊपर काम कर सके। तो इसलिए यहाँ पर अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का स्टार्ट की गई। ठीक है, तो इसमें फायदा क्या होता है, फायदा यही होता है कि इंटरनल स्ट्रेसेस नहीं बनते, कॉम्प्लेक्स ड्राइंग आराम से बन जाती है, हाई एक्यूरेसी मेंटेन होता है, डिफिकल्ट ज्योमेट्री को आसानी से बनाया जा सकता है, हार्ड और टफ मटेरियल को भी हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग, जैसे मैंने कन्वेंशनल मशीनिंग में आपको प्रकार बताए, कितने टाइप्स के होते हैं, लेथ मशीन जो होता है, लेथ मशीनिंग प्रोसेस, टर्निंग, नर्लिंग, है ना, सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन, कटिंग ऑपरेशन, ये सारे के सारे ऑपरेशन जो है कन्वेंशनल मशीनिंग में आते हैं। ग्राइंडिंग का ऑपरेशन, हॉर्निंग, लैपिंग जो मैंने बताया आपको, वो सब। ठीक है, मिलिंग प्रोसेस में गियर कटिंग वगैरह, बोरिंग में मैंने जो प्रोसेस बताया आपको, हॉरिजॉन्टल बोरिंग, वर्टिकल बोरिंग, ड्रिलिंग, ये सारे के सारे प्रोसेस जो है कन्वेंशनल मशीनिंग में आते हैं। तो फिर अनकन्वेंशनल मशीनिंग में कौन से प्रकार आते हैं, अनकन्वेंशनल मशीनिंग में आता है, टाइप्स में बता रही हूँ आपको, आता है ईसीएम, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ठीक है, ईडीएम, ये भी एक प्रकार का मेथड है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। ठीक है, एजीएम, एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एलबीएम, लेजर बीम
मशीनिंग, ठीक है, यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। तो इस तरह से बहुत सारे प्रकार हैं जो ये जो अनकन्वेंशनल मेथड में आते हैं। तो अपने को इसमें क्या होता है, इन सारे के सिद्धांत जो है इसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल मीन्स के साथ में, है ना, मैकेनिकल मीन्स के साथ में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री जोड़ देते हैं। केमिस्ट्री को जोड़ करके नए एक प्रोसेस को एडवांस कर देते हैं, हम काफी एडवांस हो जाता है, ठीक है, मॉड, और उसको ऑटोमेशन कर देते हैं। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो नए प्रोसेस को इजाद करती हैं, जिसको हम कहते हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईसीएम से, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, वर्क पीस है, आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का, ये वर्क पीस है। इसका सिद्धांत मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये हमारा टूल फीड है। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप सभी ने सुना होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। ओके, यहाँ पर टूल को हम एनोड रखते हैं, यहाँ दिख रहा है आपको माइनस साइन, ये माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है। ये माइनस साइन जो रहता है ये हमको बताता है कि एक को हमने नेगेटिव रखा है, ठीक है, ये कैथोड है और ये है हमारा पॉजिटिव एनोड। ओके, हम क्या करते हैं, इस टूल के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट को हम फ्लो करवाते हैं, बहाव करवाते हैं। फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो है टूल के वर्क पीस के ऊपर दबाव के साथ में गिरता है और क्या करता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, जो माइनस पॉइंट है इसके प्लस पॉइंट को आपस में लेकर, इसका माइनस और इसका प्लस मिल करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और क्या करता है, यहाँ पे लेयर में जितने प्लस पॉइंट मौजूद है, यहाँ पे पूरे जितने प्लस पॉइंट मौजूद हैं, इन सबको लेकर के माइनस साथ में बह करके इस तरफ से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, धीरे 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 करके हमको जो भी शेप चाहिए वो शेप हमको यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो इसको इसको हम कहते हैं मेटालिक आयन, ठीक है, ये सब कहलाते हैं मेटालिक आयन। तो ये जो जितने भी कैथोड रहते हैं ये मेटालिक आयंस को आपस में अपने अपने अंदर घुलाना शुरू कर देते हैं और घोल करके साथ में दबाव के साथ में यहाँ से निकल चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये टूल होल्डर है, ये इलेक्ट्रोलाइट फ्लो है, ये इंसुलेशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है पूरा जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये कैथोड है और ये हमारा एनोड है, ठीक है, वर्क हमारा एनोड है। तो इसका प्रिंसिपल मैं आपको बता देती हूँ, ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल से। सभी ने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी है मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में, ये वही चीज है बस, प्रिंसिपल ऑफ ECM, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीन, ठीक है। यहाँ पे फिगर में क्या हो रहा है, इन फिगर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस, अरेंजमेंट तो आपको समझ में आ गया है, आप और अपने शब्दों में लिख सकते हैं, है ना। मैं सीधे प्रिंसिपल में आ रही हूँ। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस is applied across the cathode, ये मैंने जो आपको बताया वही चीज मैं लिख रही हूँ, एंड एनोड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होगा, यहाँ से हम एक लिंक लेंगे, यहाँ से एक वायर जुड़ा हुआ होगा, ये कनेक्टेड रहेगा, ये आपस में कनेक्ट रहे, दोनों को हम जब आपस में डीसी सप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जब डीसी सप्लाई करेंगे, जैसे इलेक्ट्रो हम लोग कनेक्शन करके रखेंगे, जैसे ही उसको ऑन करेंगे, ठीक है, तब क्या होता है, देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल रिएक्शंस। वो कौन कौन से रिएक्शन जो मैंने बताया आपको वो देख रहे हैं हम, रिएक्शंस टेक्स प्लेस। कौन कौन सा, एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा, फर्स्ट रिएक्शन, द रिएक्शन एट एनोड, यानी एनोड क्या है हमारा, वर्क पीस, ठीक है, वो घुलना शुरू हो जाता है एनोड, जैसे मैंने आपको बताया। Fe हमारा अगर आयरन है तो ये घुलना शुरू, ब्रेक हो जाएगा,
Fe प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और ये अभी पहले क्या था, जब इलेक्ट्रोलाइट पास नहीं हो रहा था तो हमारा जो आयरन था, Fe मतलब आपको पता है फेरस होता है ना, फेरस मतलब आयरन। तो ये जो हमारा आयरन है ये जो है स्टेबल फॉर्म में रहता है, और जैसे ही हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट हम क्रॉस करवाते हैं, पास कराते हैं, तो वो आयरन जो है 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और अनस्टेबल बन जाता है। ठीक है, एट एनोड। फिर एट कैथोड क्या होता है, कैथोड मैंने बताया था आपको कहाँ पर है, ऊपर, ये है हमारा कैथोड, ये दिख रहा है ना, 2 एरो के थ्रू हमने शो किया। कैथोड में क्या होता है, एट कैथोड वाटर 2 इलेक्ट्रॉन, it forms H2 plus 2 hydroxyl compound। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन को अपन कंबाइन कर देते हैं। कैथोड में ये रिएक्शन हुआ, एनोड में ये रिएक्शन हुआ। ठीक है, कंबाइन करने से हमको क्या मिलता है, Fe plus 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 2OH negative gives ferrous hydroxide। ओके, ऐसा। ठीक है, या फिर Fe plus 2H2 it gives ferrous hydroxide और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देता है। ये टोटल बैलेंस्ड इक्वेशन है एक, FeOH2 प्लस 2H2O प्लस O2। ये केमिकल रिएक्शन आप लोग याद कर लेंगे, 4FeOH3 प्लस H2। ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल, ये केमिकल रिएक्शंस आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये इसके रिएक्शंस थे जो कि कहां पर होते हैं, इस एरिया में होता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा मटेरियल इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, टूल मटेरियल क्या होता है ना, पैरामीटर क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईसीएम क्या क्या होता है इसमें, टूल मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, एज अ कैथोड किसको यूज किया जा रहा है यहाँ पर, कॉपर एंड ब्रास को यूज किया जा सकता है। ठीक है, वर्कपीस मटेरियल क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर हम किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्कपीस में। कंडक्टिंग मटेरियल आपको पता है, मटेरियल दो प्रकार के होते हैं मेटल्स। ठीक है, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग मतलब जिसमें से बिजली पास हो सकती है, और नॉन कंडक्टिंग मतलब जिसमें से बिजली पास नहीं हो सकती, यानी लकड़ी को या ग्लास को हम यहाँ पर ईसीएम प्रोसेस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो सारी मेटल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता, और मिश्रित धातु जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उन सभी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस पैरामीटर्स क्या है, प्रोसेस पैरामीटर्स में आपका आएगा, इसमें हमको क्या क्या की जरूरत पड़ती है, करंट वोल्टेज, वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी इसमें, फीड रेट हमको देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा कितना रखना है अपने को, एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और प्रोसेस कौन सी, मटेरियल रिमूवल कैसे होता है, मटेरियल रिमूवल होता है इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, ये प्रोसेस करने से हमको क्या क्या फायदा होता है। सबसे पहले तो कि ये हर तरह के मेटल्स, कंडक्टिंग मेटल्स एंड एलॉय को प्रोसेस कर सकता है, किसी भी तरह के, चाहे उनकी स्ट्रेंथ कितनी भी हो, चाहे उनकी हार्डनेस कितनी भी हो। ठीक है, किसी भी तरह का मेटल और एलॉय, यानी किसी भी तरह का धातु और मिश्रित धातु जिनकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस चाहे कितनी भी हो, उन सब को हम यहाँ पर मशीनिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा दूसरा एडवांटेज क्या है,
फ्रेजाइल पार्ट्स, अब फ्रेजाइल क्या होता है? फ्रेजाइल पार्ट्स कैन बी easily shaped। फ्रेजाइल क्या होता है? फ्रेजाइल आप लोगों ने सभी ने कार्बन पेपर देखा है, सभी ने, है ना? कार्बन पेपर क्या होता है? कार्बन पेपर एकदम नाजुक होता है, आपको उसको बहुत आराम से हैंडल करना पड़ता है, अदरवाइज वो फट जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से वो उस कार्बन पेपर को हम कहेंगे फ्रेजाइल। ठीक है, तो जो नाजुक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमको हैंडल करने में बहुत मुश्किल होती है, उन सारे फ्रेजाइल पार्ट्स को भी, उन सारे नाजुक धातु को भी हम आसानी से उसको शेप में लाया जा सकता है बिना टूटे और बिना किसी नुकसान के। ठीक है, तीसरा एडवांटेज क्या मैंने बताया था आप लोग को? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट यानी कॉम्प्लेक्स, है ना? इंट्रिकेट शेप्स, काफी कॉम्प्लिकेटेड जो शेप्स होते हैं, कैन बी मेड इजिली, आसानी से उसे बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर चौथा प्रोसेस क्या है इसमें? जो चौथा बेनिफिट क्या है इसका? मेटल रिमूवल रेट जो होता है वो काफी हाई रहता है। ठीक है, यस, हाई। ओके, और इसका और सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है इसमें? टूल, जो हमारा टूल है, आप देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए, ये जो हमारा ये टूल है ना, ये पूरा का पूरा टूल है, और ये हमारा वर्क पीस है। टूल और वर्क पीस के बीच में कांटेक्ट नहीं हो रहा है ना? कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में घर्षण नहीं होगा, है ना? घर्षण नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है? किसी तरह का ऊष्मा पैदा नहीं होगी, किसी तरह की हीट पैदा नहीं हो रही है। हीट नहीं पैदा हो रही है तो हीट से पैदा होने की वजह से जो जो डिफेक्ट्स आते हैं वो डिफेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सबसे पहला डिफेक्ट क्या होता है? हमारा टूल घिसता है। तो जब टूल और वर्कपीस में आपस में कोई कहीं पर कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो क्या होता है? हमारा टूल जो है वो नहीं खींचता है। तो वियर ऑन द टूल, ये हमारा एडवांटेज है। ठीक है, वियर ऑन द टूल इज नेग्लिजिबल, यानी टूल की हमारी लाइफ जो है वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और क्या एडवांटेज है यहाँ पर? सरफेस फिनिश जो हमको मिलता है, हाई सरफेस फिनिश इज अचीव। कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है? हाई सरफेस फिनिश, ऑर्डर ऑफ 0.1 to 0.2 माइक्रॉन्स। ठीक है, कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, और एक और बेनिफिट क्या होता है? क्लोज टॉलरेंस और एक्यूरेसी काफी हाई रहती है। क्लोज टॉलरेंस एंड एक्यूरेसी इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो ये सारे इसके फायदे हैं। नुकसान क्या क्या है? फायदा है तो नुकसान भी होगा। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं हम लोग। हानि, तो सबसे पहला हानि तो यह है कि इसमें लकड़ी और ग्लास को नहीं किया जा सकता काम, मतलब नॉन कंडक्टिव materials cannot be machine। ठीक है, दूसरा क्या है? हाई पावर कंजप्शन, बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है इसमें। तीसरा क्या है? फ्लोर स्पेस ज्यादा चाहिए, लार्ज फ्लोर स्पेस। ठीक है, फोर्थ क्या चाहिए? कांस्टेंट मॉनिटरिंग, आपको अब देखना पड़ता है कि हमको कितने देर तक मशीनिंग करनी है ना? कांस्टेंट मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। तो आप ऐसे मशीन को लगा करके जा नहीं सकते, है ना? तो आपको लगातार उसको चेक करते रहना पड़ता है और बंद करना पड़ता है। कांस्टेंट मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट क्या है? अब इतना सारा फायदा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा लगेगा। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, महंगा प्रोसेस है ये।
ठीक है। फिर स्पेशली डिजाइंड फिक्सचर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और क्या होता है, एक गलती और हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसमें पानी मिला हुआ है ना, तो पानी क्या करता है, जब भी लोहे पे जाता है तो क्या करता है, जंग लगाता है, तो कोरोशन, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होता है, कोरोशन एंड रस्टिंग हो जाती है ऑफ वर्क पीस। कहीं भी पानी और लोहे का कांटेक्ट होता है तो क्या होता है, कोरोशन होता है। एंड मशीन टूल में भी हो जाता है कोरोशन की वजह से, ठीक है। corrosion and rusting of workpiece and machine tools are constant, ये होता ही रहता है, ठीक है। तो ये सारे जो थे वो डिसएडवांटेज थे। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, मैंने यूट्यूब में रखा है संभाल के, ताकि आप लोगों को समझ में थोड़ा सा मशीनिंग प्रोसेस समझ में आ जाए, है ना। ये देखिए, ये इतना बड़ा फ्लोर स्पेस जरूरत पड़ता है, ये पूरा पावर कनेक्शन के लिए, ठीक है, और ये पूरा उसका कंटिन्यूस फ्लो के लिए, कंट्रोल के लिए, और ये मोटर वगैरह, ये इसका क्या कहते हैं, वायर फ्रेम मॉडल दिखा रहा है ना। और प्रोसेस आपका यहाँ पर होता है, ये है आपका टूल, और ये आपका वर्क पीस, इसको भी, हाँ ये देखिए, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट हम फ्लो करा रहे हैं, यहाँ से लगातार इलेक्ट्रोलाइट फ्लो हो रही है, यही स्पेशल टाइप ऑफ जिग लगा हुआ है, या नीचे स्पेशल टाइप ऑफ फिक्सचर लगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हुआ, ये फिक्सचर लगा हुआ है यहाँ पे, इसको होल्ड करने के लिए, फिक्सचर जो वर्क पीस को होल्ड करता है, और टूल ये देखिए, ये बन करके आ गया हमारे पास में, ये हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये इसके ऊपर से पास करवाते हैं अपन, ठीक है। चेक करते रहते हैं बीच बीच में कि क्या होता है। अभी देखिए, इसमें जूम करके आपको प्रोसेस को और अच्छे तरीके से दिखाएगा क्या होता है। ये देखिए, ये मेटालिक आयन है, जो हमारा नीचे का मेटालिक आयन था ना ऑब्जेक्ट के ऊपर का, और ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, इसमें जो प्रेजेंट एक गोल गोल दिख रहा है, इसको लेकर के चला जा रहा है, मेटल आयंस को अपने अंदर घुला करके साथ में लेके चला जा रहा है, और ये हर तरफ से होता है, ऊपर से नीचे से, ठीक है। ये मेटल आयंस है, देखिए कैसे कैसे इसके साथ में घुल करके इसे टकराता जाता है, और इसको लूज करता है, पहले लूज करने के बाद धीरे से अपने साथ में लेकर के चला जाता है, ठीक है, अपने साथ में मिक्स करके बॉन्ड को ले करके चला जाता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसमें लगातार पानी का इस्तेमाल किया जाता है ना, और जिसकी वजह से इसमें कोरोशन प्रोसेस हो जाता है, ये हाइड्रोक्सल जो कंपाउंड्स है ना, वो सारे के सारे निकल जाते हैं। ये फिनिश प्रोडक्ट है, क्या 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 बनाया जा सकता है इस प्रोसेस का इस्तेमाल करके, इस तरह के प्लेट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इस तरह का अपन स्प्लाइन बना सकते हैं, देखिए इस तरह की भी स्प्लाइंस बना सकते हैं अपन आराम से, ये शेप निकाला जा सकता है, ठीक है। दीज आर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये सब फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, जिसका इस्तेमाल, जिसको बनाने के लिए हम ईसीएम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये ब्लेड्स हैं, ठीक है, इसको ब्लेड कहते हैं हम, क्या क्या, टरबाइन ब्लेड, ठीक है, ये सब भी ब्लेड्स हैं, ठीक है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स जो कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस में नहीं किए जा सकते, उसको हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उसका बेनिफिट्स था, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस में हम यूएसएम पढ़ेंगे, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।